8th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बारे में हम आज डिटेल में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ट्रू फॉल्स बताने हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका ए है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक कोशिका से बने हुए जो भी जीव हैं, उनकी शरीर जो होती है वन सेल्ड बॉडी, यानी एक ही कोशिका से बनी होती है। तो यूनिसेलुलर का मतलब ही होता है एक कोशिकीय, तो उनकी एक ही कोशिका से बनी होगी बॉडी, यानी कि ये ट्रू है। सेकंड, मसल सेल आर ब्रांच्ड, यानी कि जो पेशीय कोशिका है वो उनकी शाखाएं भी होती है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि मसल सेल किस प्रकार से होती है, मसल सेल इस प्रकार से होती है, हमारी बीच में न्यूक्लियस होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, नर्व सेल में ब्रांचेज निकली हुई है, शाखाएं निकली हुई है, लेकिन मसल सेल में कोई ब्रांच नहीं होती, तो फॉल्स। थर्ड, बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेन, यानी कि आधारभूत इकाई जो है किसी भी जीव की वो ऑर्गेन है, वो एक ऑर्गेन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हमको पता है बेसिक लिविंग यूनिट जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सेल होती है, जीवन की आधारभूत इकाई है वो कोशिका होती है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अमीबा हैज इरेगुलर शेप, अमीबा जीव है उसकी आकृति अनियमित इरेगुलर होती है, यानी कि ये सही बात है, ट्रू, क्योंकि हमको पता है अमीबा जो है किसी भी शेप में हो सकता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसकी शेप बदलती भी रहती है, जैसे कि हमको पता है, ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, मेक ए स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म, यानी कि नर्व सेल का एक हमको डायग्राम बनाना है और उसमें बताना है कि वो क्या काम करती है। नर्व सेल हम डायग्राम बनाएंगे तो शुरुआत करेंगे इस प्रकार से कि बीच में एक क्या बना लेंगे, हम सर्कल बना लेंगे। थोड़ी दूर क्या करेंगे, हम इससे एक लाइन लगा लेंगे लंबी, इसके बिल्कुल पास पास एक और लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसमें मिला देंगे। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इनकी ब्रांचेज निकालेंगे, किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो इसकी ब्रांचेज आप, और कुछ और उसमें ऐड कर देंगे ताकि और सुंदर लगे। इसमें हम कलर फिल कुछ कर देंगे, बीच में न्यूक्लियस है आपको पता ही है। इसके बाद इसके कुछ एक और पार्ट होंगे जो हमको आगे बनाने हैं अलग से। इसके जो बीच में है जो लाइनिंग, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। इस तरीके से हम बना सकते हैं एक नर्व सेल। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता नर्व सेल को बनाने में, बहुत ही कम समय में नर्व सेल बन जाती है। इसका एक और नाम तंत्रिका कोशिका है, हिंदी में इसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, और न्यूरॉन भी बोलते हैं नर्व सेल को। इसके पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, लास्ट पार्ट यानी कि ब्रांचेज का नाम हो जाएगा डेंड्राइट्स, DENDRITE, सिंगल है तो डेंड्राइट, बहुत सारे हो तो डेंड्राइट्स। बीच में ये क्या होगी, सेल बॉडी, बीच वाले पार्ट का नाम है सेल बॉडी। उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, NUCLEUS। ये जैसे पहले बताया था, इसका नाम है एक्सॉन, AXON, हिंदी में तंत्रिकाक्ष, और ये है इसका लास्ट पार्ट यानी कि नर्व एंडिंग, NARV, नर्व, ENDING, एंडिंग। इनके काम भी थोड़े से समझ लेते हैं ब्रीफ में। डेंड्राइट है सिग्नल, यानी कि संकेत को ग्रहण करता है, रिसीव करता है हर तरफ से। उसके बाद ये पास आउट हो जाते हैं आगे सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से जाने के बाद में ये आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग से दोबारा से नेक्स्ट सेल में अगली कोशिका मैसेज सिग्नल चले जाते हैं, यानी कि डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, इस तरीके से सिग्नल जाते हैं इसके अंदर। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। इसकी फंक्शन
नर्व सेल रिसीव द ट्रांसफ़र मैसेज, जैसे कि अभी बताया कि ये रिसीव करती है कहाँ से, डेंड्राइट से, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्किंग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो इस ऐसा करके वो क्या काम करती है, वो हेल्प करती है, मदद करती है कि क्या करने में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय करने में, किसको, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर के अलग अलग भागों में नियंत्रण बढ़ाने के लिए, उनसे सिग्नल रिसीव करने के लिए और सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करने का काम करती है नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग यानी कि साइटोप्लाज्म। एक सेल का पार्ट होता है, समझते हैं क्या होता है। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी एक सेल बनाते हैं, इस तरीके से कोई भी सेल बनाएं, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। इनके बीच में एक जेली लाइक, एक गोंद जैसा पदार्थ होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के और किसके बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। वेरियस सेल ऑर्गेनेल, इस सेल के अंदर बहुत सारे और भी भाग होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, अंग होते हैं जो इसके अंदर तैरते रहते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि, ये भी इसी में पाए जाते हैं, इसी पार्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि सस्पेंडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब ये लटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। इट हेल्प एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस अमंग सेल ऑर्गेनल, यानी कि क्या काम करता है, एक्सचेंज करवाने का, मतलब इधर उधर लेना देना होता है, जिन भी पार्ट्स का, जिन भी सब्सटेंस का, जिन भी पदार्थों का, वो इसी के थ्रू होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ जाना हो तो इसी सेल साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर इनसाइड साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, उनमें से बहुत सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ये है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो ये है सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल की। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल की। क्या होता है, सेंट्रल यानी कि बीच में होता है, सेंटर में होता है जनरली। राउंड बॉडी गोलाकार होता है, सेंटर इन द सेंटर यानी कि बीच में, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल, लगभग गोलाकार होता है, लोकेटेड इन द सेंटर, जैसे कि पहले ही बता दिया कि ये सेंटर में होता है, लगभग बीच में होता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है इसलिए इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म यानी कि इस जेली लाइक सब्सटेंस से अलग होता है। किससे, एक और लेयर होती है, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस, पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये क्या काम करती है, अलाउ करती है, आने जाने देती है किसको, इसके अंदर के मटेरियल को इसके अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर के मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि छेद है तो अलाउ करेगी आने जाने में। स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, इस न्यूक्लियस के भी अंदर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस आल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। दीज कैरी जीन्स, उनमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं। हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, यानी कि वो क्या काम करते हैं, मदद करते हैं आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफ़र करने में, आगे स्थानांतरित करने में।
कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कहाँ से कहाँ, माता पिता से बच्चों में गुणों को स्थानांतरित करने में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेल, यानी कि कोशिका के जो सभी भाग होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। जैसे पहले हम कर चुके हैं, साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसी के अंदर सारे ऑर्गेनेल कोशिका के भाग सस्पेंडेड यानी कि इधर उधर लटकते रहते हैं, पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड ए सेल, यानी कि सेल के अंदर कंटेन वेरियस ऑर्गेनेल, उसी में पाए जाते हैं बहुत सारे कोशिका के भाग। जैसे कुछ के एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, हम और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, और 2-3 भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, यानी कि आपको एक तो एनिमल सेल और एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाना है सेल का, और उनमें क्या करना है, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। यहाँ पर 4 डिफरेंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको 3 ही बताने थे, 3 डिफरेंस बताने थे। देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर हम बात करें किसकी, प्लांट सेल की, तो उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट सेल का है। आप इसमें देख सकते हैं 2 लेयर है बाहर की तरफ, लेकिन इसमें सिंगल लेयर है। तो जो सिंगल लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो इसमें भी होती है और इसमें भी, दोनों में है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर भी है, इस ऊपर वाले एक्स्ट्रा लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ है प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल ऊपर वाली लेयर नहीं होती। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता, एक ऑर्गेनल होता है, छोटा सा ऑर्गेनल सेंट्रोसोम, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, क्या काम आता है वो सेल को यानी कि कोशिका को विभाजित करने में, तोड़ने में, 2 भागों में तोड़ने में मदद करता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड यानी कि कुछ कलरफुल पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल जंतु कोशिका में वो प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। एक एग्जांपल है प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट, जो कि इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर पाया नहीं जाता। वैक्यूल यानी कि खाली जगह, रिक्तिकाएँ, प्लांट सेल के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी होती है रिक्तिकाएँ, खाली जगह, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, स्मॉल वैक्यूल और एब्सेंट, या तो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये था 5th क्वेश्चन का आंसर।